हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी में सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर की। और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर में हमने दो डेरिवेशंस डिस्कस किए थे। फर्स्ट था फॉर अ स्फेरिकल शेल। आपको याद आ रहा होगा, स्फेरिकल शेल के लिए जो एनर्जी आती है वो आती है k Q² by 2r। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल शेल k Q² by 2r। और सेकंड एक्सप्रेशन हम लोगों ने कंसिडर किया था फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर होता है तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ 3k Q² by 5r। ये दो एक्सप्रेशंस हम लोगों ने कंसिडर किए थे फॉर सेल्फ एनर्जी, राइट। चलिए, अब इसके बाद आज हमें क्या करना है, आज हमें बहुत सारे रैंडम कंसेप्ट्स हैं जो ऐड करने हैं, जो डिस्कस करने हैं। बट उससे पहले सेल्फ एनर्जी पर हम एक प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपके पास एक स्पेरिकल शेल है, चार्ज क्यू, रेडियस आर का एक स्पेरिकल शेल है, और स्पेरिकल शेल के सेंटर पर हमने चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। आपको फाइंड करना है इस कंप्लीट सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, इसमें आंसर क्या आएगा। देखो, इसमें हमें करना क्या होता है। सबसे पहला केस, इस सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे पहली पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन क्यू एंड कैपिटल क्यू। जैसे ये कैपिटल क्यू चार्ज है, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज कहाँ पर है। कैपिटल क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज सेम डिस्टेंस पर होगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब सबसे पहली इंटरेक्शन एनर्जी होगी, देखो हमेशा लिखेंगे यू ऑफ सिस्टम, net potential energy of the system is the sum of potential energy between q and q, पॉइंट चार्ज और स्फीयर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, प्लस एक इंटरेक्शन एनर्जी होगी, सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी जो हमने पढ़ा था, ऑफ प्लस क्यू। ये जो स्फीयर है इसकी खुद की भी तो सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी है, दोनों का सम जो होगा वो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन क्यू एंड कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, ये k Q1 Q2 by r, वही सेम डिस्टेंस है, प्लस अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन एनर्जी की। इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्फेरिकल शेल इंटरेक्शन एनर्जी k Q² by 2r। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले कंसेप्ट लिख चुके थे कि पॉजिटिव चार्ज से एलिमिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, कभी क्रॉस नहीं करेगी, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेगी, टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन देता है, और फील्ड लाइंस। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स जो हमने ऐड कर दिए हैं, जो पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने बताया था फील्ड लाइंस। अब ये पॉइंट लिखो, हम फील्ड लाइन से ये पॉइंट बाद में कंडक्टर की प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करेंगे कि वही पॉइंट से देखो, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में हमने देख लिया है अभी ये। तो ये पॉइंट्स भी जब आपसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में भी अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है
फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो आप ये पॉइंट्स जो है ना कंडक्टर के, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आप फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फील्ड लाइंस जो है दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी, बट ये पॉइंट फील्ड लाइंस में भी आएगा। फिर फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये हमने कंडक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी। और ये तो ऑलरेडी बात कर चुके थे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग अ पर्टिकुलर चार्ज इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद आज हमें अब क्या करना है, इसके बाद आज हमें अब कुछ पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो ऐड अप करने हैं, तब उन पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। चलिए, इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है जो हम ऐड करेंगे वो होता है कंसेप्ट ऑफ फील्ड इनसाइड अ कैविटी। अच्छा, पर इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले, फील्ड इनसाइड अ कैविटी डिस्कस करने से पहले, एक बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम ट्राई करेंगे। मेन हेडिंग तो ये है फील्ड इनसाइड अ कैविटी, बट इसको देखने से पहले हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है वो ट्राई करेंगे, फिर हम इस फील्ड इनसाइड द कैविटी की बात करेंगे। सपोज हमें एक स्पीयर गिवन है, सॉलिड स्पीयर गिवन है, जिसका जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो, रेडियस है आर। या चलो चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, रेडियस है आर। ठीक है, टोटल चार्ज था क्यू, रेडियस था आर। अब एक काम करते हैं, अब हम इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ। ये जो शेडेड पोर्शन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ से, चलो अभी इसके सरफेस पर ही फाइंड कर लो, ये सरफेस पर, ये तो दिख रहा है पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट पी। तो क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ इनफैक्ट। फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्पीयर of radius r and इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था कैपिटल क्यू, शेडेड पोर्शन इज नाउ रिमूव्ड। हमने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द रिमेनिंग चार्ज। जो रिमेनिंग चार्ज होगा, जो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा, अब उसके कारण आपको पॉइंट पी पर फील्ड फाइंड करनी है। करो ट्राई, एग्जैक्ट 2 मिनट का टाइम फ्रेम दे रहे हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे।
अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए था। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अब जो ई है, पॉइंट पी पर जो ई है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट पी पर जो ई होगा वो होगा ई ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर में से ये जो रिमूव पोर्शन है उसकी फील्ड में माइनस कर दूं। कंप्लीट स्फीयर जो फील्ड बना रहा था, जो रेड कलर का स्फीयर फील्ड बना रहा था, एक काम करते हैं कलर कोडिंग से ही कर देते हैं, ई ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर की फील्ड में से रिमूव पोर्शन जितनी फील्ड बना सकता था अगर वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई एट पॉइंट पी ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन मतलब अब रिमेनिंग पोर्शन ये हो जाएगा, ये रिमेनिंग पोर्शन है जिसकी मैं फील्ड लाइंस फाइंड करना चाहता हूँ, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन। ये रिमेनिंग पोर्शन होगा, मुझे इसकी फील्ड लाइंस मिल जाएगी, इसके कारण पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी वो मिल जाएगी, वो वैल्यू मिलेगी मुझे। चलो अब एक काम करते हैं, पहले मुझे बताओ कंप्लीट स्पीयर की फील्ड कितनी होती। कंप्लीट स्पीयर होता तो कंप्लीट स्पीयर के कारण पॉइंट पी पर फील्ड होती के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्लियर है ना, कंप्लीट स्पीयर के सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला है। कंप्लीट स्पीयर के सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट रेडियस, कैपिटल आर, सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस फील्ड में से हम एक काम करें, रिमूव पोर्शन भी एक स्पीयर है। ये देखो रिमूव पोर्शन भी एक स्पीयर है, क्या आप मुझे बता सकते हो इस स्पीयर का रेडियस कितना है। इस स्पीयर का रेडियस है आर बाई टू, दिख रहा है इसका रेडियस है आर बाई टू। इसका चार्ज बता सकते हो कितना होगा, इसमें कितना चार्ज होगा, अगर रेडियस आर बाई टू है तो चार्ज कितना होगा। जल्दी जल्दी बताना है सबको, अगर नहीं बताओगे तो फिर प्रॉब्लम है। सबसे आंसर सुनना चाहता हूँ मैं। अगर रेडियस है इसका आर बाई टू तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा। बिल्कुल, सोचना ही नहीं है, इतना पढ़ने के बाद अगर टॉपिक आज एंड हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें चार्ज होगा क्यू बाई एट, है ना। वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस अगर 1/2 कर दोगे तो चार्ज 1/8 हो जाएगा। स्पीयर की बेसिक प्रॉपर्टी, अगर कोई आपसे पूछता है स्पीयर का रेडियस आधा कर देंगे तो मास कितना होगा, 1/8। ये 9th 10th क्लास की प्रॉपर्टी है कि स्पीयर का रेडियस आधा करने पर कोई चीज अगर उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो 1/8 होती है। चार्ज हो जाएगा क्यू बाय एट, और ये हम कर भी चुके हैं, याद करो वो क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, उससे भी करके देख लो, आपको चार्ज मिल जाएगा। अब मुझे बताओ इस स्पीयर के सरफेस पर ये कितनी फील्ड बनाता, ग्रीन वाला स्पीयर कितनी फील्ड बनाता। ये पॉइंट तो उसके सरफेस पर भी है तो फील्ड बनाता कितनी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, पर उसका क्यू कितना है, उसका चार्ज है क्यू बाय एट, और उसका रेडियस कितना है आर बाय टू। बस अब इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है, अब आपको कैलकुलेट ही करना है इसमें सिंपली। और ये आर स्क्वायर बाय फोर मतलब इतना हो जाएगा शायद, 1/8, और वो हो जाएगा 1/4, तो वो जाएगा टू, तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा के क्यू बाय टू आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन में मिलेगा कि फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर शेडेड पोर्शन इज रिमूव्ड, तो फाइंड, अगर शेडेड पोर्शन रिमूव करते हैं तो फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस आता है, और वो इंटरेस्टिंग सा केस
आईआईटी के सब्जेक्टिव पेपर में बहुत पहले आ चुका है, और उसे अब हम कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स, अब उसे हम देखेंगे। फील्ड इनसाइड अ कैविटी। फील्ड इनसाइड अ कैविटी से मेरा मतलब होगा यहाँ पर कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन इस टाइप का है कि सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है। ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। इस पे चार्ज डेंसिटी है रो, रेडियस है आर। इस बार मैं चार्ज डेंसिटी से टर्म में बात कर रहा हूँ। चार्ज डेंसिटी है रो, रेडियस है आर। इसका ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर एक कैविटी क्रिएट करते हैं। कैविटी कहाँ क्रिएट करी है, देखो ये हमने एक कैविटी बना दी। ये हमने एक कैविटी बनाई है, और ये कैविटी का सेंटर कहाँ है, ये कैविटी का सेंटर यहाँ पर है। कैविटी का सेंटर आपको दिया है यहाँ से ए वेक्टर पर। पोजीशन वेक्टर क्या है उस सेंटर का, उस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर इज ए वेक्टर। ये कैविटी के लोकेशन है, कैविटी के सेंटर की लोकेशन, ये कैविटी है। अब इस कैविटी के अंदर मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये बेसिकली कैविटी है, और ये हमारा कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था। और क्वेश्चन अब ये होता है कि हमें इस कैविटी के अंदर किसी एक पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है। हमें इस कैविटी के अंदर किसी एक पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है, जो कहाँ पर है ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इसकी थ्योरी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको सिर्फ नोट करना, मतलब देखना है, ऑब्जर्व करना है पहले। यहाँ पर इस कैविटी के अंदर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पर, जो कि यहाँ से कितने पोजीशन वेक्टर है पर है, सपोज यहाँ से एक्स पोजीशन वेक्टर पर है। ये पॉइंट कितने पोजीशन वेक्टर पर है, ये पॉइंट है यहाँ से एक्स पोजीशन वेक्टर पर। और मुझे उस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, ये पॉइंट है पॉइंट पी। अगेन मेरा वर्किंग कंसेप्ट क्या होगा, मेरा वर्किंग कंसेप्ट ये होगा कि नेट फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, फील्ड एट पॉइंट पी होगा फील्ड एट पी ड्यू टू कंप्लीट स्पीयर। ये जो कंप्लीट पिंक वाला स्पीयर होता, फील्ड एट पॉइंट पी होगा फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट स्पीयर में से मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर देंगे हम, इसमें से हम माइनस कर देंगे फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कैविटी का मतलब रिमूव पोर्शन। कंप्लीट स्फीयर में से अगर मैं ये रिमूव पोर्शन की फील्ड माइनस कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। बट अब इसको फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम बात करते हैं स्फीयर के अंदर फील्ड कितनी होती है। पहले हम बात करते हैं स्फीयर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था। आपको याद है स्फीयर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला? अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर फील्ड का एक्सप्रेशन होता है एट अ डिस्टेंस एक्स या एट अ डिस्टेंस आर। कितना होता है फॉर्मूला? फील्ड एट पॉइंट पी होता था के क्यू एक्स बाय आर क्यू। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करूंगा। आप देखो इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। के होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना हो जाएगा, अगर मुझे चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना है, अगर मुझे चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू को लिखूंगा 4/3। ये लिखेंगे हम इसको, क्यों लिखेंगे समझ जाओ।
टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब यहाँ से देखो ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रो, ये आ रहा है रो x/3 एप्सिलॉन नॉट। देख लो 4 पाई आर क्यूब कैंसल, नीचे आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आएगा रो एक्स, राइट। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मुझे पता है पॉइंट पी पर वेक्टर फॉर्म में फील्ड कहाँ होगी, पॉइंट पी पर वेक्टर फॉर्म में फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, एक्स के ही डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, सपोज अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर। तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ये एक्सप्रेशन इतना हो जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर फॉर्म में, फील्ड एट पॉइंट पी रो एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये है फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिखी है मैंने। बिल्कुल ये क्वेश्चन एचसीवी में भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन एचसीवी में भी आपको मिलेगा, ये वाला जो बता रहे हैं फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है, रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट पे फील्ड हो गई। अब इस फॉर्मूले का मैं देखो इस क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा। पॉइंट पी पर ये वाली फील्ड कितनी होगी, ये वाली फील्ड होगी, हमें लिखना है ईपी रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, वो पिंक वाले की फील्ड हो गई माइनस ग्रीन वाले की फील्ड मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है ना, ग्रीन वाले की फील्ड मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है माइनस ई एट पॉइंट पी ड्यू टू रिमूव पोर्शन। पर अब क्वेश्चन ये कि वो पॉइंट पी जो है वो रिमूव जो स्पीयर है उसके लिए कहाँ पर है, तो मान लो कि वो उसके वाई वेक्टर पर है। ये वाई वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, मान लो ये वाई वेक्टर वाले लोकेशन पर है, सेंटर से वाई वेक्टर पर है। तो इसके लिए फील्ड क्या हो जाएगी, इसके लिए फील्ड हो जाएगी माइनस रो वाई वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसको आप माइनस करोगे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, जरा यहाँ पर देखो एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर क्या होगा। ये ट्रायंगल जो है ना एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक्स ए और वाई वाला, एक्स ए और वाई वेक्टर वाला। जरा इस ट्रायंगल में बताओ, ट्रायंगल लॉ अगर मैं लगाता हूँ तो मैं क्या लिखता, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करता तो मैं लिखता ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। बस अब इसी चीज को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, जो हमारा इसमें एक्सप्रेशन आ रहा है एक्स माइनस वाई वाला, ये जो भी हमने फाइंड करा है, इसी को अगर हम हमारे इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सप्रेशन मिलेगा ईपी रो ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यही आईआईटी में आया था सब्जेक्टिव पेपर में। अभी जरा इस रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले।
ठीक है, इस रिजल्ट की पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देते हैं, उसके बाद हम ये नोट भी करवा देंगे। देखो इंटरेस्टिंगली आप ये देख रहे हो, ये जो फील्ड आ रही है उस पॉइंट पर, पहली बात तो ये ए वेक्टर के डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन अगर कोई आपसे पूछता है, सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया, आपके घर रिलेटिव आए, उन्होंने पूछा बताओ इसकी डायरेक्शन क्या, तो आप क्या बोलोगे? पहला पॉइंट, इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है सेम, कांस्टेंट है, कहाँ है? अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसमें कुछ वेरिएबल आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के सामने आया, कि जब भी आपको कंडक्टर की सॉरी जब भी आपको एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर एक कैविटी दे दी जाए, जब भी आपको एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर सपोज एक कैविटी दे देते हैं, ये है सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब ठीक है, ये है सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और इसके अंदर अगर मैं कैविटी बना देता हूँ, जैसे सपोज मैंने ये कैविटी बनाई इधर, स्फीयर का ये सेंटर है, कैविटी का ये सेंटर है, और ये है इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर, और ये हमारा सॉलिड स्फीयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो सॉलिड स्फीयर है। इसके अंदर आपको एक कैविटी दिख रही है, वो जो ग्रीन कलर वाला रीजन है वो कैविटी है। तो इस पूरे रीजन में जो फील्ड होती है, इस कैविटी वाले रीजन में जो फील्ड होती है, पहली बात तो वो कांस्टेंट होती है, हर जगह पे आपको कांस्टेंट फील्ड मिलेगी, और दूसरी बात, वो जो फील्ड आपको मिल रही है, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर में फील्ड बना रहे हैं, वो कहाँ मिलेगी? ए वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब हर एक पॉइंट पर आपको फील्ड कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, देखो ये फील्ड इसी डायरेक्शन में मिलेगी, और कांस्टेंट फील्ड मिलेगी आपको। कुछ बात समझ में आ रही है? जो फील्ड मिलेगी कांस्टेंट, जैसे अगर मान लो यहाँ होता वो स्पीयर, यहाँ वो कैविटी होती, तो पहले आप क्या करते? उस कैविटी के सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालते, और इस रीजन में फील्ड कांस्टेंट होती और इसी डायरेक्शन में होती, और हर पॉइंट पर सेम फील्ड मिलती है आपको, इस कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर आपको सेम फील्ड मिलती। कितनी फील्ड मिलती? रो बी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर ये हो जाता, उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर हो जाता बी वेक्टर। क्लियर हो गया होगा होपफुली ये पॉइंट। अच्छा, इस पर अगर इस पर एक्चुअली क्या होता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि कैविटी के अंदर फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट इन वैल्यू, कांस्टेंट इन डायरेक्शन, वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल आते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो रहा नहीं है। तो आपको अब थ्योरी अगर इसी पता है, ये क्वेश्चन आपने पहले से देखा हुआ है, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है फिर। कहाँ से लिखना था? मैं यहाँ से लिखना था। हो जाओ शुरू।
ये क्वेश्चन आपको शायद हमारे एक सॉल्ड इलस्ट्रेशन में भी मिलेगा। उसके बाद एक्सरसाइज में शायद 3A 3B में जिसमें भी जेई एडवांस वाले क्वेश्चन है उसमें भी आपको मिल जाएगा ये। और बीच बीच में बिगनर बॉक्स में भी एक आध दो जगहों पर ये दिया होगा, तो ये सेम कंसेप्ट आपको 3-4 जगहों पर रिपीट होता हुआ दिखेगा। अल्टीमेटली इस डायग्राम से याद रख लेना कि इस रीजन के अंदर ये जो ब्लैक कलर में फील्ड बनाई है, ये जो ब्लैक कलर में हमने फील्ड ड्रॉ करी है, इसकी खास बात क्या है? ये जो हम इस रीजन के अंदर ब्लैक कलर में फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं, इट रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो कैविटी के अंदर कोई हमसे पूछे तो हमें क्या बोलना है? दैट इज इनसाइड द कैविटी इस तरह के केस में फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन inside this cavity। इस कैविटी के अंदर फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के टर्म्स में कांस्टेंट होगी। चलिए, ये एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट हुआ कैविटी वाला। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट की हम बात करते हैं, और वो होता है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी करेंगे। वैसे अभी बहुत कम क्वेश्चंस में यूज होगा, इसको हम डिराइव भी करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो फाइंड करेंगे, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, हमें एनर्जी डेंसिटी भी मिलेगी। बट अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन हम लोग कैपेसिटर में देखेंगे, जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा उसमें हम ये डेरिवेशन भी देखेंगे। अभी पहले आपको उसका मीनिंग बता देते हैं आज। एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग होता है, देखो डेंसिटी का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू का रिप्रेजेंटेशन होता है एनर्जी डेंसिटी का, मतलब होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जैसे सपोज एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रीजन के यूनिट वॉल्यूम में इस रीजन के अंदर अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ, यूनिट वॉल्यूम मतलब समझ में आता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम ड्रॉ करता हूँ, फील्ड है ई, इस रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं स्मॉल यू। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, लिखते हैं स्मॉल यू। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब आपको समझ आता है? इसकी जो लेंथ है, साइड लेंथ होगी 1 यूनिट, जो साइड लेंथ है क्यूब की वो होगी 1 यूनिट। और ये एनर्जी डेंसिटी आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये कैसे आती है एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर? ये हम लोग कैपेसिटर में डिराइव भी करेंगे।
किस तरह से कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इतना आता है। बट अभी आपको इसे पॉइंट ट्रीट करना है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसे नोट करो, फिर इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। क्यूब के लिए नहीं है, जनरल है। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम जनरल हो सकता है, जरूरी नहीं क्यूब के लिए हो। पर यूनिट वॉल्यूम जहां भी आपको मिलेगा उसमें इतनी एनर्जी आपको मिलेगी जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ई। एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो इस पे अब मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। सबसे जो इसमें बेसिक क्वेश्चन फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है कि आपके पास एक प्लेट है, शीट है, एक मान लो एक शीट ऑफ चार्ज है। ये एक्चुअली रखी ऐसे होगी है ना, शीट ऑफ चार्ज है तो उसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम इस टाइप से कुछ रख रहे होंगे। ये इनफाइनाइट साइज की एक शीट ऑफ चार्ज है। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इसके कारण फील्ड लाइंस बनेगी, और हमें इसकी फील्ड लाइंस पता भी, हमने तो इसकी फील्ड लाइंस देखी भी हुई है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस याद है, इसकी फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हुआ करती थी। इसके आगे का जो कंप्लीट रीजन होता है उसमें हमें इसकी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस मिला करती थी। अब आपसे किसी ने पूछा कि इस यूनिफॉर्म फील्ड वाले रीजन में सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक क्यूबिकल वॉल्यूम लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक क्यूबिकल वॉल्यूम लेता हूँ, क्यूब ऑफ साइन लेंथ स्मॉल ए। क्यूब साइड लेंथ स्मॉल ए। तो मुझे बताना है कि इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, इस हाइपोथेटिकली रीजन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो देखो इस क्यूब के लिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी होता था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पता है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब मुझे बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है इसका ए क्यूब। पर जरा हेल्प कर सकते हो मेरी, फील्ड लिखने में, फील्ड जो लिखी है मैंने, ई कितना होता है, ई होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये शीट की फील्ड है इंटू ए क्यूब। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को कैंसिल करके जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। अब वैसा ही केस में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर एक स्पीयर ड्रॉ करता, सपोज अपन यहाँ पर एक स्पीयर ड्रॉ करते, कलर कौन सा लेंगे स्पीयर के लिए, अब कौन सा कलर बच गया, ये ले लेते हैं। स्पीयर का रेडियस रेडियस है ए स्मॉल ए, ठीक है, रेडियस है स्मॉल ए। तो अब बताओ इस पूरे रीजन के अंदर कितना एनर्जी टोटल जो है वो हम एज्यूम करते। तो अब इस स्पीयर की बात करें तो स्पेरिकल रीजन में सेम फॉर्मूला होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। और अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल फील्ड का क्वेश्चन अभी हम देखने ही वाले हैं इसके जस्ट बाद। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 4/3 पाई ए क्यूब, जो उसका वॉल्यूम है स्पीयर का। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ई की वैल्यू रख देना है ना, ई की वैल्यू आपको पता है ना कितनी रखनी है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नोट करवा देंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले सारे कंसेप्ट हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद नोट करवाएंगे। पहले जरा दो तीन तगड़े तगड़े कंसेप्ट को दिखा देते हैं, डरना मत बस, है ना। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे वैसे तो कभी क्वेश्चन आए नहीं है, बट बता देते हैं, कंसेप्ट है, क्यों मिस करें अपन। अच्छा, इस पर भी क्वेश्चन होता है वैसे, बट इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट ऑफ, चलो इस पे क्वेश्चन पहले बता देते हैं ना, इस पे भी एक क्वेश्चन पहले बता देते हैं। देखो, एक मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हमें ये दिया हुआ है, और इसका चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, और हमें फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द रीजन। अब ये कैसे करेंगे सॉल्व, इसके अंदर मुझे सिर्फ स्पेरिकल रीजन के अंदर एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक बढ़िया सा स्फीयर बना देते हैं ना। हम्म, चल जाएगा, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट एक और बात, चलो ट्राई कर ही देते हैं। चल जाएगा, है ना, ये स्पीयर है, और हमें क्या करना है, स्पीयर के अंदर में एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम स्पीयर के सेंटर से, डरना मत घबराना मत, हम स्पीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जाएंगे, हम स्पीयर के सेंटर से जाएंगे आर डिस्टेंस, स्मॉल आर ले लो, स्मॉल एक्स ले लो, चलो हम जाते हैं स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर। स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर जाकर हम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर जाकर हम एक रीजन बनाते हैं, इसमें रीजन ड्रॉ कर देते हैं।
ये वाला रीजन देखो, जिसकी थिकनेस है dx। ये रीजन दिख रहा है, इस रीजन की थिकनेस है dx। हर बार की तरह आपको पता है इसकी थिकनेस होगी x पर dx। और ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सिर्फ इस रीजन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इस रीजन के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, k q x बाय आर क्यूब। अच्छा, आपको क्या इसका वॉल्यूम पता है, इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम? 4 पाई x/dx। तो मुझे बताओ इस रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। डी यू डिफरेंशियल एनर्जी, कैपिटल यू लिख रहा हूँ देखना मैं। कैपिटल यू क्यों लिख रहा हूँ, कैपिटल यू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर्ड लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल यू नहीं लिख रहा हूँ। डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी। बात समझ में आई? स्मॉल यू है ये स्मॉल यू ये है स्मॉल यू इंटू डी। ये हो जाएगा डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। और ऐसे टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी होगी इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब का स्क्वायर इंटू डी वी, 4 पाई x² डी एक्स। इस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, तो आपको ये यू मिल जाएगा। ये रिजल्ट आता है KQ² बाय 10R। अब आपके माइंड में पता है क्वेश्चन आ रहा होगा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर हमने थोड़े दिन पहले, कल परसों की बात है सर, एक सेल्फ एनर्जी निकाली थी, सर ये आंसर उससे मैच क्यों नहीं कर रहा है। अभी आप एक चीज रियलाइज कर सकते हो कि ये जो आपने एनर्जी निकाली है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीयर के अंदर की एनर्जी निकाली है। सॉलिड्स चार स्पीयर के अंदर का जो रीजन है, सिर्फ इस रीजन की एनर्जी निकाली है। दो रीजन होंगे, एक जो इसके अंदर होगा और एक रीजन जो उसके बाहर होगा। ये जो बाहर वाला रीजन है ना, इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी फील्ड होगी। ये देखो यहाँ पे भी फील्ड होती है ना, आपको पता है ना फील्ड कैसी होती है इसकी, रेडियली आउटवर्ड। तो इसका मतलब बाहर वाले रीजन में भी फील्ड स्टोर्ड है। आपने अंदर वाले रीजन की फील्ड निकाली है, वैसे ही आप बाहर वाले रीजन की फील्ड भी निकाल सकते हो, और उससे बाहर वाले रीजन की एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आउटसाइड रीजन की एनर्जी, जरा बताओ मुझे। आउटसाइड रीजन की एनर्जी कैसे निकलेगी, आउटसाइड रीजन की एनर्जी निकालने के लिए अगर सपोज आपसे बोलते हैं रीजन टू, इसको मैं बोल देता हूँ रीजन टू, दैट इज टोटल एनर्जी हम फाइंड करना चाह रहे हैं आउटसाइड द स्पीयर। तो आउटसाइड द स्पीयर अगर मैं टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूँ स्पीयर के बाहर, तो मैं क्या करूंगा, वही करूंगा तो सही, हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर डीवी। डीवी कितना, डीवी हो जाएगा वही 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, और उसका इंटीग्रल, इसको मैं एक काम करता हूँ U2 लिख देता हूँ और इसको मैं U1 लिख देता हूँ, है ना। U1 मतलब अंदर वाला रीजन, और U2 मतलब बाहर वाले रीजन की एनर्जी। चल जाएगा, समझ में आ रहा है। U2 मतलब बाहर वाले रीजन की एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ बाहर फील्ड कितनी होती है, बाहर फील्ड होती है KQ/R²। कुछ समझ में आया, बाहर की फील्ड है ये KQ/R², बाहर वाले रीजन की फील्ड का फॉर्मूला अलग है, इंटू 4 पाई R²/dr। इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे जरा बताओ, कैपिटल आर से इंफिनिटी तक। बस अब बहुत मेहनत हो गई आज के लिए, ये सॉल्व करना आपकी बात है, आपकी जिम्मेदारी है सॉल्व करना। U2 आएगा, और एक काम करना इसके बाद आप U1 प्लस U2 सम करके देखना कितना आता है। ये सब आपको थिंग्स टू डू, थिंग्स टू ट्राई एट होम है, ट्राई दिस एट होम, आपको खुद ही पता चलेगा। रुकेंगे नहीं अभी हम, नोट करवा देंगे सब कुछ, चिंता मत करो आप। बस जरा सा कंसेप्ट मुझे और बताना है, बस थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, ठीक है, जरा सा कंसेप्ट हो है। कंसेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ
सॉलिड एंगल। और क्या यूज होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? एंगलों का एंगल, सॉलिड एंगल, नाम तो आपने सुना ही होगा। बट अगर मान लो किसी को नहीं पता सॉलिड एंगल के बारे में, तो हम थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे बनाते हो? सपोज एक कोन है, आइसक्रीम का कोन देखा है? सर्कल भी नहीं बन रहे, क्या बात है ये है एक आइसक्रीम का कोन। वैसे आपको मैंने रिवीजन क्लास में बताया था, आपको जितना मुझे याद है रिवीजन क्लास में इस बारे में डिस्कशन हुआ था उस दिन सॉलिड एंगल का, राइट? फिर भी मैं एक बार फिर से रिकैप दे देता हूँ। यहाँ पर सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। कैसे निकालते हैं सॉलिड एंगल को? इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे बताओ? इसको सेंटर मानते हुए हम यहाँ पर एक स्पेरिकल सरफेस, स्पीयर ड्रॉ करेंगे। जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है स्मॉल आर। और ये देख रहे हो स्पीयर का कुछ एरिया कट हुआ है, ये कुछ एरिया है स्पीयर का जो कट हुआ है, ट्रैप हुआ है। तो सॉलिड एंगल को आप कैसे डिफाइन करते हो? एरिया इंटरसेक्टेड of the sphere, area of the sphere which is intersected or trapped inside the cone divided by r square। मेजर किस में करते हो? स्टेरेडियन में। ये सब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको बचपन से होगी। इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ठीक है। अब इसके बाद जरा सा ही कंसेप्ट है, और वो होता है कन्वर्जन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। कई बार होता है कि आप प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं सिखाऊंगा कैसे। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल में कन्वर्ट किया जाता है। आप सोचो सर प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है? तो देखो मीनिंग ये होता है, सपोज इस तरह से हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है? और इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये। ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना? ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये एंगल है थीटा, ये भी एंगल है थीटा। इसको घुमाओ, बताओ क्या बनेगा? इसको घुमाते से ही यही ट्रायंगल आपको कोन के जैसा दिखाई देगा। तो जो 2D में प्लेन एंगल है वही 3D में क्या हो जाता है? जो 2D में प्लेन एंगल था वही 3D में सॉलिड एंगल हो जाता है। मतलब हमारे पास एक मेथड होना चाहिए इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ये सॉलिड एंगल हो गया। और रिजल्ट तो आपको पता ही था, रिजल्ट होता है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 - cos थीटा। अच्छा ध्यान रहे इस फॉर्मूले में गलती कहाँ होती है? वैसे तो ये मैं रिवीजन क्लास में डिस्कस कर चुका था आप लोगों के साथ। इसमें गलती कहाँ होती है? कई बार गलती यहाँ होती है कि आप लोग थीटा को टोटल एंगल मान लेते हो। थीटा टोटल एंगल नहीं, देखो ये हाफ एंगल है थीटा, है ना? फुल एंगल 2 थीटा है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? थीटा/2। वो कंप्लीट एंगल थीटा मानते हैं, तो फिर इसमें थीटा/2 आ जाएगा फॉर्मूले में। पर मैंने क्या करा है, मैंने कंप्लीट एंगल 2 थीटा माना है। तो 2 थीटा के प्लेन एंगल को अगर सॉलिड एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको पता है इतना सॉलिड एंगल आता है। ये है कन्वर्जन या रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसका एक बिल्कुल ही जबरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स यूज होता है। जबरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स यूज क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो यूज होता है, दो एग्जांपल बताता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, आपको सीखना है बस। दो एग्जांपल बताता हूँ उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। सपोज मैंने आपको एक डिस्क दे दी,
ये है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर था और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से लेट अस से x डिस्टेंस पर मैंने एक चार्ज रख दिया, चार्ज है स्मॉल q। अब देखो, आप चार्ज की फील्ड लाइंस बनेगी, आपको चार्ज की फील्ड लाइंस पता है? चार्ज की फील्ड लाइंस मैं बना के बताता हूँ। बाकी आप लोग बना लोगे। चार्ज की टोटल फील्ड लाइंस आगे हर जगह जाती आएगी, वो आप लोग बना लेना, ठीक है? वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मेहनत लगती है ड्रॉ करने में। वो मेहनत आप लोगों को करनी है। वो फील्ड लाइंस पूरी हर जगह जाएगी, वो हर जगह फील्ड लाइंस बनाते जाना। बना ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा। और यूनिफॉर्म बनाना, वो मैंने थोड़ा कम ज़्यादा बना दी है लाइंस। आपको प्रॉपरली आपके कॉपी में बिल्कुल बढ़िया सी फील्ड लाइंस बनानी है। चलो, तो क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर आपको एक चार्ज दिख रहा होगा, ये चार्ज है, चार्ज क्यू। और इसने फील्ड लाइंस बनाई। अब देख रहे हो, इसमें से कुछ फील्ड लाइंस सर्कुलर डिस्क को कट कर रही है। डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस है एक्स। कुछ फील्ड लाइंस इस सर्कुलर डिस्क को कट कर रही है, तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स ऑफ चार्ज क्यू, ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, that is passing through the disk। अब ये सॉल्व करूंगा मैं, आपको देखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक डिस्क है और ये एक चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ था दोनों के सेंटरों के बीच में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ था कितना? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ था x। और डिस्क का रेडियस था r। डिस्क का रेडियस था r। ठीक है। अब एक काम करो, अब है ना, करो ये कि आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, डिस्क के एक्सट्रीम एंड से ज्वाइन कर दो। कितना इजी मेथड है। और आप ये वाला थीटा एंगल निकाल लो। मतलब मुझे तो देखकर ही मजा आ रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि आप ये एंगल थीटा निकाल लो। क्या आप मुझे कॉस थीटा निकाल के बता सकते हो? कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये कॉस थीटा आ गया तो फिर मजे ही आ गए लाइफ में। क्यों मजे आ गए? क्योंकि उसको आप सॉलिड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 पाई, ये दिख रहा है सॉलिड एंगल। अब ये पूरा सॉलिड एंगल निकाल रहा हूँ मैं कौन सा सॉलिड एंगल निकाल रहा हूँ? ये पूरा सॉलिड एंगल निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये जो दोनों ग्रीन कलर की लाइंस के बीच में बनाई, कौन बन गया एक तरह से? ये तो कौन है, कौन का सॉलिड एंगल निकालो। बस जरा सी तो और बताना है, थोड़ा सा और स्पेस एक्सटेंड कर देते हैं। 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब इसके आगे आपको तो ये पता होना चाहिए, पता होगा ही, और नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, हो सकता है किसी को 1% स्टूडेंट को नहीं पता हो। तो देखो क्या होता है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब कोई भी क्लोज्ड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, क्लोज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से मेरा मतलब होता है जैसे सर्कल। सर्कल मतलब ये देखो, ये सर्कल हो गया। सर्कल अपने सेंटर पर कितना प्लेन एंगल सबटेंड करता है? सर्कल अपने सेंटर पर कितना प्लेन एंगल सबटेंड करता है? मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेन एंगल की।
क्लोज ज्योमेट्री अपने सेंटर पर 2 पाई का प्लेन एंगल सबटेंड करती है। ठीक उसी तरह जब मैं सॉलिड एंगल की बात करता हूँ तो मैं एक स्पीयर लूंगा। अब ये सर्कल नहीं बना रहे हैं, अभी अभी ये स्पीयर बना रहे हैं। या पहली बार में सही बना था। चल जाएगा ये है स्पीयर। स्पीयर अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। अब वो सॉलिड एंगल जो होगा वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो तो क्योंकि सॉलिड एंगल हर डायरेक्शन में होगा, तो आप लिखोगे कि कंप्लीट सॉलिड एंगल सबटेंडेड। सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन देखो, बाय क्लोज ज्योमेट्री एट इट्स सेंटर इज कितना 4 पाई। न सिर्फ स्पीयर बल्कि कोई भी क्लोज ज्योमेट्री होती है वो अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल कितना फॉर्म करेगी, 4 पाई का सॉलिड एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है। और इसके बाद अब मुझे बताओ कि इस चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स कितना होता। ये जो चार्ज था अपना क्वेश्चन पे आते हैं। चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स कितना होता। टोटल फ्लक्स होता फाई, जो कि क्या होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को अगर मैं एक स्पीयर से बंद करता तो टोटल फ्लक्स कितना होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ ये नेट फ्लक्स कितने सॉलिड एंगल में डिवाइडेड है। 4 पाई के सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स है। 4 पाई के सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स है। अगर मैं स्पीयर को पूरी तरह से बंद कर देता, जो कि करा नहीं है, कर देता अगर, तो 4 पाई का सॉलिड एंगल बनता और उसमें से इतना फ्लक्स पास करता। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स, तो इतने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स, कितना सॉलिड एंगल है इतना, इसमें से फ्लक्स थ्रू डिस्क मिलेगा। तो बताओ फ्लक्स बस थोड़ा सा ही है, तो फ्लक्स थ्रू डिस्क हमें मिल जाएगा। चलो वैल्यू रखें। सिग्मा की वैल्यू, मतलब सॉलिड एंगल की वैल्यू 2 पाई, 1 - x/√ऑफ r² प्लस x²। और ये तो सॉलिड एंगल हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू फाइनाइट। फाइनाइट कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/। तो मजे ही आ गए बिल्कुल लाइफ के, इतना बढ़िया फॉर्मूला आ गया ये तो। ये फ्लक्स थ्रू डिस्क। बस थोड़ा सा और था वैसे तो, पर चलो वो कल ही बताएंगे फिर। एक बता ही देते हैं ना, इसमें टाइम क्या लगना है। तो जरा सा तो है, अब जरा से में अपन क्या मतलब कल पे छोड़ें बात को, है ना। देखो, देखो जरा सा कंसेप्ट ये है कि सपोज एक पॉट है। पॉट देखा है आप लोगों ने। अभी क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है वो देखना आप जरा। ठीक है, इसका टच इतना सही नहीं चलता है कई बार, तो इस कारण से हमारी ड्राइंग खराब हो जाती है। चल जाएगा, है ना। भूल जाओ इसको। मान लो ये ओपन पॉट है। ये है कैसा पॉट, ओपन पॉट। और सपोज इस ओपन पॉट में मैंने यहाँ पर है ना एक चार्ज रख दिया अंदर। देखो अंदर एक चार्ज है, जो कि इसका सरफेस दिख रहा है ओपन सरफेस, उससे कितने डिस्टेंस पर है। इस ओपन सरफेस से ये चार्ज है, सपोज एक्स डिस्टेंस पर है, और इस
ओपन पॉट का रेडियस स्मॉल आर है। आपको फाइंड करना क्या है, फाइंड फ्लक्स थ्रू पॉट, मतलब ये जो पॉट का ये वाला सरफेस दिख रहा है आपको, जिसमें से फ्लक्स पास करेगा, देखो ये वाला सरफेस। थोड़ा बहुत फ्लक्स तो एस्केप भी कर जाएगा, वो ऊपर का खुला एरिया, तो खुले एरिया में से ये फ्लक्स जो है ना ये एस्केप करेगा। कुछ फ्लक्स जो है वो तो एस्केप भी करेगा, मैं उसको कलर करके बता दूं, जो फ्लक्स एस्केप करेगा वो ये होगा। ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉट, ब्लू कलर में, फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉट। और ये है फ्लक्स जो एस्केप कर रहा है। और आपसे क्या पूछा गया था, आपको फाइंड करना था व्हाट इज द फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द पॉट। कैसे निकालोगे बताओ, फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉट कैसे निकलेगा बताओ। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स मतलब जो इस चार्ज का होता है में से जो फ्लक्स एस्केप कर रहा है वो माइनस कर दो। जरा मुझे बताओ फाइनेट कितना होगा, जरा सही है। नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। में से जो एस्केप कर रहा है वो याद है, ये तो डिस्क हो गई, ये तो डिस्क है रेडियस आर की, और इस डिस्क से मैंने कितने डिस्टेंस पर, इस डिस्क से मैंने एक्स डेप्थ नीचे दिया था ना, ये मैंने एक्स डेप्थ नीचे आपको कहा था, इसके एक्स डेप्थ नीचे ये चार्ज रखा है। तो देखो कितना फ्लक्स डिस्क में से पास करता है, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द पॉट। बस अब जरा सा ही कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशरों का प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। पर चलो वो अब अपन कल ही देखेंगे, आज के लिए हैवी हो जाएगा काफी आपके लिए, है ना। तो बस ले दे के इतना ही कंसेप्ट था आज जो हमें डिस्कस करना था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मैं आगे का गाइडेंस भी दे दूं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पर। आपको तो पता ही है वो गिव फेवर टेक फेवर, है ना, टेक फेवर गिव फेवर ऐसा होता है ना। तो समझ ही गए हो आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आज आप लोगों ने ड्राइंग देखी, ड्राइंग बनाने में सर्कल बनाने में दिक्कत आती है कई बार, पॉट बनाने में दिक्कत आती है, और आप लोग तो समझदार हो ही। अगर ये सेकंड जनरेशन एप्पल पेंसिल होती, है ना, सेकंड जनरेशन एप्पल पेंसिल होती जिसके अंदर प्रेशर सेंसिटिविटी होती, बहुत कम लेटेंसी होती, तो बढ़िया बिल्कुल शानदार ऐसा पॉट बनता कि बिल्कुल मजा आ जाता। ठीक है, चलिए अभी 4x एफिशिएंसी से ड्राइंग बन पाती। तो आप लोग समझ ही गए हो क्या करना है। अच्छा सुनो, अभी जाने से पहले कल हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बाकी बचे हुए जो बिगनर बॉक्स थे 9 10 और एक्सरसाइज, कल की जो क्लास होगी उसमें हम बिगनर बॉक्स 9 10, बिगनर बॉक्स 9, बिगनर बॉक्स 10 और एक्सरसाइज ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का काम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो बताएंगे, 4 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और उसके सॉल्यूशंस आज आप लोगों की गूगल ड्राइव पे मैं पोस्ट कर दूंगा, गूगल ड्राइव पे एक्सरसाइज के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। गुड बाय एंड टेक केयर। इसका मैं पीडीएफ बताया ना सेंड कर दूंगा, गिव फेवर टेक फेवर वाली बात है, अगर फेवर मिलेगा तो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है।